हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ये पार्ट 1 रहने वाला है। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो बच्चा टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा है उसके लिए ये सब कुछ नहीं है, ये सब रिवीजन का पार्ट होगा। एंड जो लोग नहीं पढ़े हैं, टॉप 20 इज़ मैंडेटरी, ज़रूर पढ़िए। जिससे पढ़ने टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने से आपका जो कि कराया गया है, सेपरेट प्लेलिस्ट भी दिया गया है बच्चों को यूट्यूब पर भी, ऐप पर भी, तो उससे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि सारे एमसीक्यूज़ खुद से ही बनेंगे आपसे अगर आपने टॉप 100 किया हुआ है। बाकी ये टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड आपको फिर टॉप 100 फिल इन द ब्लैंक्स, टॉप 100 वन वर्ड्स सब कुछ करवाए जाएंगे। एंड A to Z आपका 1 by 1 रिवीजन हो जाएगा। जो लोग पढ़ा हुआ है टॉप 20 उसका एक तरीके से रिवीजन होगा एमसीक्यू सीरीज से। नहीं भी पढ़े हुए हैं कोई बात नहीं, एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है देखना। आपको 20 में से कम 15 क्वेश्चन सही करने हैं। अरे कितना? 20 में से कम 15 और डिट्टो 15 मैच करेगा जो पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो। चलो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कंडीशंस एंड सिम्टम्स। यानी डिजीज के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, तो बताओ वो किस चीज़ में पढ़ते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स में, फार्माकोडायनेमिक्स में, फार्माकोथेरेपेटिक्स में, या नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज। इस सब का क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद भी करेंगे। तो भाई थेरापेटिक्स सब्जेक्ट ही है। फार्माकोथेरेपेटिक्स में फार्माकोन यानी ड्रग और थेरेपेटिक्स मतलब ट्रीटमेंट। थेरेपी मतलब वही होता है ट्रीटमेंट, है ना? तो यानी ड्रग का यूज़ ट्रीटमेंट के लिए, बीमारी डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए जो यूज होता है, तो ये ब्रांच आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स कहलाता है। आंसर सी, ये क्या कहलाता है? फार्माकोथेरेपेटिक्स कहलाता है। करेक्ट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखो, फार्माकोथेरेपेटिक्स डील्स विथ द क्लिनिकल यूज ऑफ ड्रग्स टू ट्रीट डिजीज। यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? क्लिनिकल यूज ऑफ ड्रग, दवाओं का यूज क्या है किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए? बीमारी को ट्रीट करने के लिए। इट फोकसेस ऑन सेलेक्टिंग द राइट ड्रग डोज एंड ड्यूरेशन फॉर द पेशेंट। यानी सही दवा, सही डोज और सही समय तक कैसे पेशेंट को दे ताकि बीमारी का इलाज हो जाए वो। तो देखो थोड़ा यहाँ से आप लोगों का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, मैं उसको क्लियर करता हूँ। फार्माकोलॉजी अगर बोल देगा, फार्माकोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? तो वहाँ पे दवा की स्टडी करते हैं, ड्रग्स की स्टडी करते हैं। और क्या? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इफेक्ट्स, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। जबकि फार्माकोथेरेपेटिक्स में क्या पढ़ते हैं सर? ट्रीटमेंट ओरिएंटेड। यहाँ पे डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। फार्माकोथेरेपेटिक्स वहाँ सिर्फ दवा के बारे में डिटेल पढ़ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा यूज़ कर रहे हैं। तो डिजीज़ के ट्रीटमेंट ओरिएंटेड, डिजीज़ DISEASES, डिजीज़ के ट्रीटमेंट में ड्रग कौन सा यूज हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अदर ऑप्शंस की बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में मैंने बता रखा है कोलॉजी में। तो काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, मतलब है बॉडी में ड्रग मूव करता है। तो बॉडी में ड्रग कैसे मूव करता है? तो 4 तरीके से, ADME, यानी व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी हमारा बॉडी ड्रग के साथ क्या करता है वो फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। हमारा बॉडी ड्रग के साथ 4 चीज़ करता है, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी हमारा ड्रग है ना बॉडी के साथ क्या करता है, यानी उसके मैकेनिज्म और इफेक्ट्स की स्टडी फार्माकोडायनेमिक्स में करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, यानी बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। फार्माकोडायनेमिक्स यानी व्हाट द ड्रग डज टू दैट बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है। बहुत बार पूछा गया, देखो दवा हमारे शरीर के साथ क्या करता है? तो हमारे शरीर में बुखार कम करता है अगर पैरासीटामोल लेंगे तो, है कि नहीं? हाँ, तो दवा का काम करने का तरीका, मैकेनिज्म और इफेक्ट, चाहे वो एडवर्स इफेक्ट हो, साइड इफेक्ट हो, यूज हो, थेरेपेटिक इफेक्ट हो, वो सब फार्माकोडायनेमिक्स में। जबकि शरीर हमारे दवा के साथ क्या करता है? तो शरीर दवा के साथ 4 चीज़ करता है। दवा को एब्जॉर्ब करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, मेटाबोलाइज करके एक्सक्रीट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है। और फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम लोग क्लिनिकल यूज ऑफ ड्रग्स टू ट्रीट डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं।
फार्माकोलॉजी में हम लोग ड्रग्स की स्टडी करते हैं, ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, सी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर टू है, आप सभी लोग जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन का आंसर करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ ब्लड प्रेशर इज 130/90, अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130/90 mm ऑफ Hg है तो विच इंडिकेट्स सिस्टोलिक प्रेशर? 130 + 90, 130, 90 नन। सिस्टोलिक प्रेशर इसमें से कौन सा होगा? हर एक बच्चा, इंडिविजुअल बच्चा भी आंसर करना चाहिए, कोई एक इंडिविजुअल बच्चा नहीं है कि जो कि आंसर नहीं करेगा, सबको करना है आंसर। इफ ब्लड प्रेशर इज 130/90 तो क्या होगा भाई? बहुत बढ़िया। इफ ब्लड प्रेशर इज 130/90 mm ऑफ Hg विच इंडिकेट्स सिस्टोलिक प्रेशर। तो हमने बताया था, देखो ब्लड प्रेशर जो होता है नॉर्मली कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर होता है सर 120/80। तो 120 जो ऊपर में होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और नीचे डायस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक का मतलब क्या है? अच्छा, सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है? तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। एंड जब हार्ट रिलैक्स होता है, हार्ट के मसल्स रिलैक्स होते हैं, तो उस समय पे डायस्टोलिक प्रेशर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 130/90 है तो ये सिस्टोलिक हो गया, ये डायस्टोलिक हो गया। तो 130 आंसर हो जाएगा, सारे बच्चे भी कर रहे हैं, करेक्ट 130 है ना। बहुत क्वेश्चन इजी आते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आते हैं, लेकिन जो इजी आता है वो तो करोगे कम से कम। चलो 130 आप लोगों का आंसर जा रहा है, 130, बहुत बढ़िया। देखो, ब्लड प्रेशर हैज़ 2 वैल्यूज, सिस्टोलिक जिसको अपर वाल्व एंड डायस्टोलिक लोअर वैल्यू होते हैं। प्रेशर ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के जैसे 130/90 में ये सिस्टोलिक है, ये डायस्टोलिक है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उस समय पे सिस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट रिलैक्स करता है तो डायस्टोलिक प्रेशर। हियर 130 इज द सिस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, हाइपरटेंशन किसको कहते हैं? तो याद रखना, जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, एंड वो 140/90 से ज़्यादा हो तब जाके वो हाइपरटेंशन कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज ईबीएम स्टैंड्स फॉर इन मेडिसिन? मेडिसिन में ईबीएम का मतलब क्या है ना। ईबीएम ऑब्जेक्टिव कोई भी हिंदी में नहीं बनाएगा, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में बनाना है, नहीं हम कराएंगे। इसेंशियल बेसिक मेडिसिन, इसेंशियल बेस्ड मेडिसिन, इमरजेंसी बेस्ड मेडिसिन, फेल हो जाओगे। एम्पेरिकल बेस्ड मेडिसिन, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन चुनने में भी आपको क्या हिंदी लिखना है? क्या बात करते हो यार, ऐसा नहीं करना है। What does EBM stands for the medicine? हाँ, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर तक तो चलता है कि चलो ठीक है भाई हिंदी का सहारा लोगे, ऑब्जेक्टिव में भी हिंदी का सहारा लोगे। पढ़ने का प्रयास करो, सीखो। What does EBM stands for in the medicine? EBM का मतलब है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। आंसर बी, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ठीक है। देखो और भी कुछ मैं बता रहा हूँ, सबका फुल फॉर्म स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, STGs का फुल फॉर्म पूछा जाता है। आगे आपसे पूछा जाएगा RUM का फुल फॉर्म, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अभी देखो मैंने बताया EBM, क्या ये सब टॉप 20 में नहीं पढ़े हो? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसको कहते हैं EML, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। NLEM का फुल फॉर्म, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। ये सब याद रखना है, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। तो ये सब का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। RUM मतलब रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। NLEM मतलब नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। ये कुछ फुल फॉर्म है जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने लिख दिया है। अगला ही क्वेश्चन देखो, पूछा हुआ क्वेश्चन है, RUM स्टैंड्स फॉर रेशनल यूज ऑफ मेंटेनेंस, नो, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, रेशनल यूज ऑफ मैनेजमेंट, क्या बात कर रहे हो? रेशनल अंटिल ऑफ मेडिसिन नहीं, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। आंसर डी, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हो सके यही क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, RUM स्टैंड्स फॉर, आगे खाली स्थान रहे तो लिख देना रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन।
वन वर्ड में आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आएगा, यही सब आएंगे। RUM का फुल फॉर्म होता है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? तो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब होता है बिल्कुल राइट, है ना, राइट डोज, पेशेंट को एकदम सही डोज देना, राइट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस रूट से दवा को देना है बस उसी रूट से देना है। अब इंसुलिन को कभी भी ओरल नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से दिया जाता है, उसको IV भी नहीं देना है। तो जो रूट है, सही डोज, सही रूट, राइट क्या कहते हैं आपका डोजेज फॉर्म यूज करना है, राइट ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, राइट इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट, राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट फॉलोअप, यानी बिल्कुल सही तरीके से दवा का उपयोग करना जिससे पेशेंट ठीक हो जाए, पेशेंट में ज़्यादा थेरेपेटिक इफेक्ट आए और कम से कम साइड इफेक्ट आए, उसको हम लोग रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहते हैं। यानी बिल्कुल एकदम सही तरीके से दवा का उपयोग करना रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन कहलाता है। वन शॉट रिवीजन अभी नहीं होगा, वन शॉट रिवीजन जब एग्जाम डेट फिक्स हो जाएंगे, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगी तब होगा। यूट्यूब पे होता है वन शॉट रिवीजन, ठीक है, अभी नहीं, अभी फिलहाल ये सब रिवीजन करो, इससे भी रिवीजन होगा आपका। थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, अभी आप टॉप 20 से ही रिवीजन कीजिए, मैं समझ रहा हूँ ना, टॉप 20 पढ़े नहीं हो, सोचोगे बस वन शॉट पढ़ लेंगे, नहीं कर पाओगे, खाली वन शॉट पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे, कारण वहाँ बहुत स्पीड में हम चलने वाले हैं, फिर आप बोलोगे नहीं समझ में आया। सो इसलिए पहले टॉप 20 का लेक्चर देख लो। थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ अ ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, बताओ थेरेपेटिक इंडेक्स क्या? सिचुएशन, सेफ्टी, वैल्यू, मार्जिन। तो मैंने बताया था थेरेपेटिक इंडेक्स क्या दिखाता है? सेफ्टी दिखाता है, सेफ्टी, है ना, दवा की सेफ्टी को दिखाता है कि दवा कितना सेफ है। क्या होता है थेरेपेटिक इंडेक्स सर? तो देखो थेरेपेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, LD50/ED50। क्या होता है? LD50/ED50, इसका क्वेश्चन बनता है यहाँ से, थेरेपेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला, तो LD50/ED50 क्या होता है इसका मतलब सर? तो देखो भाई, थेरेपेटिक इंडेक्स में हम क्या करते हैं कि दवा की सेफ्टी को देखा जाता है, कितना सेफ है। जैसे अगर एक कोई पॉपुलेशन है, वहाँ पर 100 लोग रहते हैं मान लो, तो 100 में से 50% लोगों को हम दवा का लीथल डोज देते हैं। LD का मतलब है लीथल डोज यानी टॉक्सिक डोज, और 50 लोगों को देते हैं, 50% लोगों को इफेक्टिव डोज देते हैं, यानी कि इफेकेसी यानी कितना इफेक्टिव थेरेपेटिक डोज देते हैं, और दोनों का रेशियो देखते हैं कि क्या उसमें इफेक्टिव डोज ज़्यादा बेहतर है या लीथल डोज। तो अगर उसका दवा का लीथल इफेक्टिव डोज अच्छा आ गया, ज़्यादा आ गया, और लीथल डोज कम आया, तो दवा सेफ है। अगर वही दवा टॉक्सिसिटी ज़्यादा कॉज कर रहा है, टॉक्सिक इफेक्ट ज़्यादा है, इफेक्टिव कम है, तो वो दवा सेफ नहीं है। तो वही है थेरेपेटिक इंडेक्स। थेरेपेटिक इंडेक्स मेजर्स ड्रग्स रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी को यहाँ पर देखा जाता है कि दवा कितना सेफ है थेरेपेटिक इंडेक्स से। एंड उसके साथ साथ थेरेपेटिक इंडेक्स में आपको क्या क्या देखा जाता है, देखो द थेरेपेटिक इंडेक्स इज यूजुअली एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन द डेडली टॉक्सिक डोज एंड थेरेपेटिकली इफेक्टिव डोज। टॉक्सिक डोज इसी को कहते हैं TD, LD, जो भी बोल दो, लीथल डोज या टॉक्सिक डोज। LD50 का मतलब है लीथल डोज और टॉपिक इन द 50% पॉपुलेशन में लीथल डोज दे देंगे। ED50 मतलब है जो कि थेरेपेटिक इफेक्टिव डोज दिया गया, यूज टू कैलकुलेट थेरेपेटिक इंडेक्स, और दोनों का रेशियो देख लिया जाता है, ठीक है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आप सभी लोगों का जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू ट्रीट एंजाइना। क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें से कौन सा एंजाइना के ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करते हैं? नाइट्रेट्स तो करते हैं भाई, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह नाइट्रेट्स है, बीटा ब्लॉकर्स करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करते हैं, ये सब आपका कहीं ना कहीं कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड है, ये सब करते हैं। लेकिन डिजिटैलिस नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि डिजिटैलिस क्या है, इसमें पाया जाता है डिजॉक्सिन, करेक्ट। एंड डिजॉक्सिन किस चीज़ में यूज होता है? हार्ट फेल्योर में। हार्ट फेल्योर में पेशेंट का जब हार्ट फेल कर जाता है, हार्ट बीट नहीं कर पाता है, तो ये क्या करता है? पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट शो करता है, यानी हार्ट के ऊपर हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पाता है, जिससे हार्ट बीट कर पाता है, ठीक है। तो एंजाइना में इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलो भैया, तो आप सभी लोग थोड़ा सा देख लो अब कि भाई एंजाइना में यूज क्या होता है। तो एंजाइना एक्चुअली होता क्या है? तो एंजाइना को हम लोग चेस्ट पेन कहते हैं। एंजाइना का मेन सिम्टम है चेस्ट पेन, वो भी किस साइड? लेफ्ट साइड, हृदय की ओर। जब हृदय की मांसपेशियों को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो उसमें हार्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एंजाइना ऑकर्स ड्यू टू रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। यस, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया हार्ट तक तो एंजाइना होता है।
क्यों कम हो जाएगा? तो देखो जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई देता है, अगर उसमें ब्लॉकेज आ गए तो उस वजह से क्या होता है, चेस्ट में टाइटनेस और दर्द महसूस होता है, एंजाइना महसूस होता है। ट्रीटमेंट एम्स टू रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड, जिससे ऑक्सीजन डिमांड कम हो एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, यानी हार्ट रेट को कम करके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है ना। नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सब यूज किए जाते हैं। डिजिटलिस मेनली हार्ट फेल्योर और एरिथमिया में यूज होता है, नॉट इन एंजाइना। अच्छा, फिर यूज कौन सा दवा होता है? सबसे बेस्ट दवा होता है नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स। ये भी पूछा जाता है सवाल कि बताओ भाई नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट कहाँ यूज होता है, किस चीज़ में फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है? तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स एंजाइना। कहाँ यूज होता है? एंजाइना में। ये कहाँ यूज होता है? एंजाइना में, याद रखना, एंजाइना के चेस्ट पेन में। अगर किसी को चेस्ट पेन हुआ एंजाइना में तो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है। किस रूट से दिया जाता है? तो सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है। सबलिंगुअल रूट मतलब क्या होता है सर? सबलिंगुअल रूट का मतलब होता है जीभ के नीचे, यानी ऐसी दवाएं जो जीभ के नीचे रखी जाती हैं। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से सबलिंगुअल रूट होता है। सबलिंगुअल रूट होता है, छोटी सी टैबलेट होती है, ड्रग्स ऑफ स्मॉल साइज टैबलेट किप्ड बीनीथ द टंग विदाउट वाटर, बिना पानी के लिया जाता है और यहीं पर एब्जॉर्ब होता है, यहीं पर एब्जॉर्ब होता है और यहाँ से वो फास्ट एक्शन शो करता है। कैसे काम करता है? तो ये एंटर करता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंड कैपिलरी नेटवर्क में, और यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी जो है उसको डायलेट कर देता है। उसको क्या कर देता है? डायलेट कर देना, यानी जो कोरोनरी आर्टरी है जो कि हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई दे रहा है उसको फैला देता है, जिससे ऑक्सीजन जाना ज़्यादा हो जाता है, जिससे तुरंत से रिलीफ देता है, क्विक रिलीफ देता है नाइट्रोग्लिसरीन। अच्छा, बकल रूट क्या होता है? तो बकल रूट से कुछ दवाएं ऐसे चिक्स एंड गम्स, यानी मसूड़ा और गाल के बीच में जो दवा रखी जाती है उसको बकल रूट कहते हैं, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन को हमें सबलिंगुअल रूट से लेना है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप सभी लोग बताना। नहीं, इसको बकल रूट से नहीं देते हैं, इसको बकल रूट से नहीं देते हैं, इसको सबलिंगुअल रूट से देते हैं, तभी बेस्ट आंसर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा बताओ, सबलिंगुअल रूट से जो दवा देते हैं तो क्या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है? यस और नो, यस और नो जवाब दो आप लोग। क्या होता है? नहीं, नहीं होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, नहीं होता है, यानी इसकी बायो अवेबिलिटी भी बेहतर होती है। अच्छा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किस रूट का होता है? तो ओनली ओरल रूट, ओनली ओरल रूट का होता है। ओरल, ओरल मतलब क्या होता है सर? ये भी तो मुंह से खा रहे हैं। नहीं, ओरल मतलब है दवा को मुंह में लेके पानी लेके घोट जाना। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, बीटा ब्लॉकर्स आर यूज्ड इन। बीटा ब्लॉकर कहाँ यूज होता है बताओ भाई? बीटा ब्लॉकर्स, हार्ट में बीटा रिसेप्टर पाए जाते हैं और ये हार्ट रेट को कम करने का काम करता है बीटा को ब्लॉक करके। तो इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट फेल्योर, एंजाइना। हाँ, इरेगुलर हार्ट बीट में भी हो सकते हैं, अगर मान लो किसी को टेकीकार्डिया हो गया है, टेकीकार्डिया यानी हार्ट रेट बढ़ गया है तो यूज़ करेंगे, जिससे हार्ट रेट कम होगा। हार्ट फेल्योर में भी यूज करते हैं जिससे कि हार्ट को कम काम करना पड़े, और एंजाइना में भी यूज़ करते हैं जिससे कि चेस्ट पेन कम हो, हार्ट का काम करने का दर कम हो, जिससे ऑक्सीजन डिमांड कम होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी। आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, डी। देखो भाई, बीटा ब्लॉकर्स जो कि हार्ट रेट को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड कम करना मतलब हार्ट को, जब हार्ट रेट कम कर देगा तो हार्ट का काम करना कम कर देगा, जिससे कि क्या होगा? ऑक्सीजन कम यूज होगा। एंड हेंस दे आर यूज्ड इन एरिथमिया, हार्ट फेल्योर, एंजाइना, सब में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप सभी लोगों का जवाब देना। आस्थमा इज कॉज्ड ड्यू टू, आस्थमा किसके वजह से होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल पैसेज, क्या नाक की पैसेज इन्फ्लेमेशन हो जाती है? ट्विस्टिंग ऑफ ट्रैकिया, क्या ट्रैकिया ट्विस्ट हो जाता है? या डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल्स, या फिर फीलिंग ऑफ म्यूकस इन द लंग्स। तो आस्थमा में याद रखना, लंग्स में, लंग्स के खास करके ब्रोंकाई वगैरह में क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे वहाँ म्यूकस भर जाते हैं, जिससे डिस्पीनिया देखने को मिलती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देखने को मिलती है, वीजिंग होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है ना, ये सब देखने को मिलता है, तो उसको आस्थमा कहते हैं। क्या होता है आस्थमा में सर? तो आस्थमा में देखो, फोटो में दिखाते हैं। आस्थमा में एक्चुअली लंग्स में जो ब्रोंकाई होती है उसमें स्वेलिंग हो जाता है और उसमें म्यूकस ज़्यादा बनने लग जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। एंड वहाँ पर आपको
क्या होता है आप समझ सकते हो कि उसमें वीजिंग लाइक साउंड आते हैं। वीजिंग लाइक साउंड यानी कि घर घर जैसी आवाज़, सीटी जैसी आवाज़ आना, ऐसे होता है। आस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है जो एयरवेज के कॉन्स्ट्रिक्शन से होती है। एयरवेज में क्या होता है, एयरवे इन्फ्लामेशन यानी ब्रोंक्यूल्स इन्फ्लेमेंट्स हो जाते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंक्यूल संकुचित हो जाती है, सूजन हो जाता है, एक्सेस म्यूकस बनता है, जिससे म्यूकस क्या करता है, हवा के रास्ते को ब्लॉक कर देता है, जिससे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। वीजिंग होता है, यानी वीजिंग मतलब है विशल लाइक साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, विशल लाइक साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, यानी कि सीटी जैसी आवाज़ आना, ये अंजाइना का देखने को मिलता है। अच्छा, नेजल इन्फ्लामेशन, नाक की नेजल कैविटी में इन्फ्लामेशन तब होता है जब एलर्जिक राइनाइटिस होती है, एलर्जिक राइनाइटिस होती है। एल्वियोलर डैमेज कब होता है, तो एल्वियोलर डैमेज होता है एम्फाइसीमा में, एम्फाइसीमा में जब एल्वियोलाई जो है ना, ये एल्वियोलाई का मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो एम्फाइसीमा कहलाता है। ट्विस्टिंग ऑफ ट्रेकिया नॉट रिलेटेड, कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आपका आस्थमा के बारे में आपने जो समझा। अब मेरा एक सवाल है, ये बताओ आस्थमा मेनली किसके वजह से होता है, क्या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या एलर्जी? जवाब दो। एक बार पूछा गया था सवाल, आस्थमा बैक्टीरियल है, वायरल है या एलर्जिक है? आस्थमा कैसा है, तो एलर्जिक है, एलर्जिक, एलर्जी की वजह से होता है, एलर्जी की वजह से होता है। किसकी वजह से, जैसे पोलन, डस्ट है ना, या फिर कुछ भी पॉल्यूशन, किसी भी चीज़ के एलर्जी की वजह से अस्थमा का अटैक आता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट होता है, बताओ कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन एक्टिवेट होता है? ये भी पूछा गया है कि एलर्जी में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन, क्योंकि एलर्जी की वजह से हो रहा है तो आस्थमा में इम्यूनोग्लोबुलिन ई, एलर्जी में इम्यूनोग्लोबुलिन ई, आईजीई मेडिएटेड होता है, ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसेंशियल हाइपरटेंशन इज, इसेंशियल हाइपरटेंशन कौन सा इसमें से बताओ? इसेंशियल हाइपरटेंशन इज प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, टर्सरी हाइपरटेंशन, नन। जवाब दो भाई आप सभी लोग, इसेंशियल हाइपरटेंशन इज, इसेंशियल हाइपरटेंशन इसमें से कौन सा है? तो इसेंशियल हाइपरटेंशन मतलब होता है कि जो जरूरी हाइपरटेंशन है उतना जरूरी होता है, तो वो आपका हो जाएगा प्राइमरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन आपका हो जाएगा, ठीक है। यस, इसेंशियल हाइपरटेंशन रेफर्स टू हाई ब्लड प्रेशर विथ नो इनडेफिनिटेबल कॉज, है नहीं, समझ रहे बात को, किसी बिना किसी कारण के जो आपको, इफ अकाउंट्स फॉर 90 to 95% केस इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन। यानी अगर किसी का पेशेंट 130/90 है तो उसको हाइपरटेंसिव पेशेंट थोड़ी कह दोगे, ये तो इतना जरूरी है, इसेंशियल है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है ना। हाँ, सेकेंडरी हाइपरटेंशन इज नोन एज कॉज किडनी डिजीज या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर्स, है ना। इसेंशियल हाइपरटेंशन जो होता है वो बिना किसी कारण के होता है तो वो हो गया, लेकिन अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन में जैसे किसी कारण बस हो, किडनी डिजीज या हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से हो, उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ के दिखाना और जवाब देना। अ पेशेंट विथ जीईआरडी, जीईआरडी का फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, पेट का खाना ऊपर ढकार की ओर आगे बढ़ना। इज प्रिस्क्राइब्ड अ ड्रग रिड्यूस स्टमक एसिड, विच क्लास इज लाइकली फॉर्म, बताओ। अ पेशेंट विथ जीईआरडी, एक पेशेंट है जिसको जीईआरडी है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, तो उसको स्टमक एसिड को रिड्यूस करने के लिए कौन से क्लास का दवा देंगे? पीपीआईज, प्रोकाइनेटिक्स, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटा एसिड। तो अगर पेट के एसिड को कम करना है तो सबसे बेस्ट आंसर, सबसे बेस्ट देखो ऑप्शन में पेट के एसिड को ये भी कम करता है, ये भी कम करता है, लेकिन सबसे बेस्ट है पीपीआईज, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। और प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स के लास्ट में क्या लगा होता है? प्राजोल। ये सब क्वेश्चन तो एकदम चुटकी बजा के करेगा भाई, आप सभी लोग करेंगे ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने यहाँ पे भी देखे होंगे, सेंट्रल फार्मेसी के क्विज में भी। पीपीआई के लास्ट में क्या लगा होता है? प्राजोल लगा होता है, प्राजोल, ठीक है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के लास्ट में टिडीन वर्ड लगा होता है, टिडीन, ठीक है, जैसे रेनिटिडीन, लोराटिडीन, ये भी एसिड के सिक्रेशन को कम करता है, लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। एंटा एसिड क्या करता है भाई? एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ना कि वो सिक्रेशन को नहीं रोकता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है।
तो देखो भाई मैंने क्या बताया यहाँ पर, GERD इन्वॉल्व्स एसिड रिफ्लक्स इनटू द स्टमक इसोफेगस, यानी कि एसिड रिफ्लक्स होता है, एसिड वापस से मुंह के द्वारा बाहर आता है, ठीक है। द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट स्ट्रॉन्ग एसिड सेपरेशन विच इज बेस्ट प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स PPIs। एक बार PPI का फुल फॉर्म लिखने आ गया था, सोचो कितना आसान क्वेश्चन आया था, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स है ना फुल फॉर्म। और ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है बताओ भाई, तो ये ब्लॉक एसिड सिक्रीशन एट द प्रोटोन पंप, जो आपके पेट में प्रोटोन पंप होता है उसको ब्लॉक करता है। अच्छा वो प्रोटोन पंप क्या कहलाता है पता है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप, एटीपेज पंप, इसी को कहते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप, ठीक है, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप कहा जाता है। सौरभ कनौजिया कह रहे सर आज मेरा फार्माकोथेरेपिटिक्स का प्री बोर्ड था, बताओ सौरभ भाई कैसा रहा पेपर, एक भी क्वेश्चन बाहर गया क्या, बताओ सौरभ भाई, बड़ा शिकायत रहता है आपको हमसे। H2 ब्लॉकर्स ये लेस पोटेंट है लेकिन ये भी एसिड के सिक्रेशन को कम करता है, एंटी एसिड टेम्परेरी रिलीफ देता है एसिड को न्यूट्रलाइज करके, प्रोकाइनेटिक्स इंप्रूव मोटिलिटी जैसे डोमपेरिडोन पेट की मोटिलिटी को बढ़ा देता है, नॉट प्राइमरी एसिड सेपरेशन जैसे गैस्ट्रिक एम्पेटिंग टाइम बढ़ाता है, यानी मतलब फास्ट करता है गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को, यानी कि आपका पेट को खाली जल्दी करता है, जैसे डोमपेरिडोन है, पेंटॉप DSR में डोमपेरिडोन होता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आपका, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड्स लाइक जैसे एंटा एसिड यूज होता है GERD के ट्रीटमेंट में, ये क्या करता है न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड को, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, करेक्ट। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जैसे सिमेटिडीन है, रेनिटिडीन है, फेमोटिडीन है। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स ये भी आपके इनहिबिशन करते हैं एसिड सिक्रीशन को, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस्मोप्राजोल, रेबेप्राजोल है ना, ये सब ड्रग्स आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बढ़िया, बी कॉपी ले लिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 11, प्रोसेस बाय विच अ डिजीज डेवलप्स इज कॉल्ड, वो प्रक्रिया बताइए जिसके द्वारा बीमारी डेवलप होती है, वो क्या कहलाता है, इटियोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, पैथोजेनेसिस। प्रोसेस बाय विच अ डिजीज डेवलप इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बीमारी डेवलप होती है वो क्या कहलाता है, तो प्रोसेस बाय विच अ डिजीज डेवलप इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस कहते हैं, वो क्या कहलाता है, पैथोजेनेसिस कहलाता है। तो देखो ईटियोलॉजी का मतलब होता है बीमारी का कारण, पैथोजेनेसिस मतलब है डेवलप कैसे हुआ, और ईटियोपैथोजेनेसिस दोनों मिल गया यानी कारण प्लस कैसे डेवलप हुआ दोनों मिला के। थेरेपेटिक्स मतलब है ट्रीटमेंट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब सिम्टम। तो ये सब तो हम लोग सिलेबस के में ही पढ़े थे शुरुआती दिन में ही। पैथोजेनेसिस रेफर्स टू मैकेनिज्म एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज फॉर इनिशियल कॉज टू फाइनल आउटकम, यानी शुरू से अंतिम तक कैसे डेवलप हुआ। ईटियोलॉजी मतलब होता है कारण, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स, थेरेपेटिक्स मतलब ट्रीटमेंट, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ NLEM। NLEM के 3 एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से, कॉस्ट, सेफ्टी, एफिकेसी या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो भी इसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट जारी किया जाता है उसमें 3 एस्पेक्ट रखा जाता है, दवा कॉस्टली ज़्यादा ना हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, सेफ हो और इफेक्टिव दवा हो। तो यहाँ ऑल ऑफ द एबव ये तीनों आंसर हो जाएगा, ये तीनों आंसर हो जाएगा, करेक्ट। हाँ ये तीनों हो जाएगा आंसर डी। तो ड्रग इंक्लूडेड इन द नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन एफिकेसी, इफेक्टिवनेस, सेफ्टी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, अफोर्डेबिलिटी। और नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन का फुल फॉर्म NLEM का फुल फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 था, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है बताओ, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो ब्लड में पाया जाने वाला फैट जो कि थोड़ा वैक्सी होता है, चिपचिपा फैट, वैक्सी फैटी सब्सटेंस इन द ब्लड, वेरी गुड। प्लास्टिक इन द ब्लड ऐसा नहीं है, टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स नहीं, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 में। वैक्सी फैटी सब्सटेंस इन द ब्लड, ब्लड में पाया जाने वाला वैक्सी फैटी सब्सटेंस ये कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा बताओ, LDL है और HDL है। LDL का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये लो है ना, लो डेंसिटी वाला बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल,
बैड कोलेस्ट्रॉल, और जबकि HDL क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो कोलेस्ट्रॉल क्या है भाई, इज ए लिपिड है जो फैट लाइक सब्सटेंस है प्रेजेंट इन द ब्लड एंड इज इन द बॉडी सेल्स। इट हैज़ वैक्सी एंड फैटी नेचर एंड इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। थोड़ा बहुत मात्रा में बहुत जरूरी होता है। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में मदद करता है। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स जैसे स्टेरॉयड और टेस्टोस्टेरोन में मदद करता है। प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, फॉर्मेशन ऑफ बाइल एसिड ताकि फैट का डाइजेशन हो सके। क्वेश्चन नंबर 14 है पार्किंसंस डिजीज से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पार्किंसंस डिजीज ऑकर्स ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ विच न्यूरॉन। पार्किंसंस डिजीज में किस न्यूरॉन की कमी हो जाती है? क्या लिखना चाह रहे हैं उत्तराखंड सर? कम्युनिटी और हॉस्पिटल में, एक सेकेंड रुक जाओ, क्या लिखना चाह रहे हैं, रुक जाओ, उनका कमेंट देखने दो यार, कहाँ चला गया बच्चा का कमेंट, फिर से करिए हो। हाँ सर, कम्युनिटी और हॉस्पिटल में 70 मार्क्स का आ जाएगा उत्तराखंड में सर? बिल्कुल आएगा, काहे नहीं आएगा भाई, इतना पढ़ाया हुआ है, कम्युनिटी हॉस्पिटल में काहे नहीं आएगा। पार्किंसंस डिजीज ऑकर्स ड्यू टू डिजेनरेशन ऑफ विच, तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन डिजेनरेट कर जाता है क्योंकि डोपामिन, देखो क्विज में कितनी बार पार्किंसन से क्वेश्चन रखे थे ना, ये फायदा है क्विज का। देखो क्विज में आपको डोपामिन है ना, डोपामिन की कमी हो जाती है। अच्छा, बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग कौन सा होता है, जवाब दो तो, है ना। डेली मेडिसिन क्विज जो मैंने सेंट्रल फार्मेसी पर कराया है उसमें 2-3 बार पार्किंसन डिजीज से रखा था और एग्जाम में भी देखना आएगा आपका पार्किंसन से क्वेश्चन। लीवोडोपा, करेक्ट, लीवोडोपा, अरे रखा था ना, हाँ, लीवोडोपा इज द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग। अच्छा, लीवोडोपा को किसके कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है? लीवोडोपा को किसके कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है? तो कार्बिडोपा के साथ दिया जाता है, करेक्ट, हाँ, कार्बिडोपा के साथ। लीवोडोपा किसमें कन्वर्ट होता है? डोपामिन में जाकर के, ठीक है, प्रिकर्सर है डोपामिन का। यानी याद रखना, जो पार्किंसंस डिजीज है ये प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है मूवमेंट को, नर्व सेल डैमेज हो जाते हैं, डोपामिन के लेवल ड्रॉप हो जाते हैं। इसमें आपका क्या होता है, ट्रीमर्स होते हैं एक हाथ में, ट्रीमर्स यानी कि हाथ कप कपाना, ठीक है, हाँ, मूवमेंट स्टिफनेस ये सब देखने को मिलते हैं। इसमें एक्चुअली डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स डिजेनरेट कर जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, एस्पिरिन का केमिकल नेम पूछ रहा है। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, मिथाइल सैलिसाइलेट, सोडियम सैलिसाइलेट, मैग्नीशियम सैलिसाइलेट। ये भी क्वेश्चन जो बच्चा क्विज दिया है उसको पता होगा। एस्पिरिन और पैरासीटामोल, मैं बोलता हूं सबका केमिकल नेम मत याद रखो, 2 का याद रखो, एस्पिरिन का और पैरासीटामोल का। तो एस्पिरिन का होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, क्योंकि सैलिसाइलेट क्लास का ड्रग है ना, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अच्छा, पैरासीटामोल का क्या होता है सर? पैरासीटामोल का क्या होता है सर? तो पैरासीटामोल का एसिटामिनोफेन। अच्छा, आप सभी बताना, पैरासीटामोल का एसिटामिनोफेन हो गया। पैरासीटामोल का एंटीडॉट पूछा जाता है, किसी का पूछे चाहे नहीं पूछे, इसका पूछा जाता है। एंटीडॉट क्या होगा? एन एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल है ना सिस्टीन, एन एसिटाइल सिस्टीन एंटीडॉट। तो याद रखना, एस्पिरिन क्या होता है? तो भाई एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है, कैसा ड्रग है? एंटी प्लेटलेट ड्रग है, और ये NSAID में आता है। एस्पिरिन केमिकली नोन एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इट बिलोंग्स टू NSAIDs क्लास, पेन रिलीफ में मदद करता है यानी एनाल्जेसिक्स है। यहाँ से भी सवाल बनते हैं, ऐसे दवाएं जो कि पेन को रिलीफ करती हैं उनको क्या कहेंगे? ऐसी दवाएं जो पेन को रिलीफ करती हैं उनको एनाल्जेसिक्स कहेंगे। ऐसी दवाएं जो फीवर को कम करती हैं उसको एंटीपायरेटिक्स कहेंगे। ऐसी दवाएं जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं एंटी इन्फ्लामेटरी। ऐसी दवाएं जो क्लॉट फॉर्मेशन से प्रिवेंट करती हैं एंटी प्लेटलेट, ठीक है, हाँ। तो ये एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी प्लेटलेट, ये सब, ओके, दैट्स ऑल। चलो, आज के क्लास का यहीं पर है। ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में भी मदद कर, क्लॉट को बताता है, क्लॉट नहीं बनने देता है, ओके। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड टॉप 100 MCQ सीरीज को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, लेकिन टॉप 20 जो पढ़ लिया वो सब कुछ कवर हो गया, उसका फिर रिवीजन होगा। मतलब टॉप 20 आप पढ़ लो,
उसको छोड़े हो तो अभी भी पढ़ लो, समय है तो। रपेट दो, जितना पढ़ सकते हो, 10 लेक्चर पढ़ सकते हो, लेकिन 10 ही पढ़ो, लेकिन पढ़ लो, छोड़ना मत, चाहे कुछ हो जाए। एक बार कम से कम सुन लो, वहाँ से आपके MCQs, फिल इन द ब्लैंक सब कुछ वहीं से आएंगे। एक भी क्वेश्चन था जो कि हम यहाँ पे बताओ कराएं जो कि टॉप 20 में नहीं था? बताओ, सब कुछ टॉप 20 में पढ़ा हुआ है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।